हेलो एवरीवन, वेलकम इन लव अकाउंटेंसी ऑफ शिवानी सिंगला। आज हम क्या करने जा रहे हैं? टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज नेशनल इनकम। नो, व्हाट इज द नेशनल इनकम? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट आर द मेन कंसेप्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ओके, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो नेशनल इनकम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जरूरी है? वी ओनली काउंट द फैक्टर इनकम। आपने +1 में भी ऑलरेडी किया हुआ है फैक्टर इनकम्स। देयर आर 4 फैक्टर इनपुट्स। कौन से वो? Land, labor, then is the capital and entrepreneurship. ओके, तो इन 4 फैक्टर इनपुट्स के बदले क्या हो रहा है? लैंड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट. It means our national income will count these 4 factor incomes. Okay, then normal residents. Now, who are these normal residents? A person who is the normal resident should complete the 2 basic conditions. Now, what are that basic conditions? First of all, that person should be ordinary residing in our country. Okay, ordinary residing. What does it mean? Ordinary residing means there should be no specific reason to be in that country. No specific reason. What can be that specific reason? It can be for the medical treatment. आप उस जगह उस country में गए हो for the medical treatment, for the study purposes. ठीक है, हो सकता है आप वैसे घूमने गए हो, है ना? तो अगर मैं किसी सेकंड कंट्री में, किसी और कंट्री में हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना था, मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी, मुझे वो कंट्री घूमनी थी, है ना? देन यू आर नॉट ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन दैट कंट्री. ठीक है, तो ऑर्डिनरी रिजाइडिंग उसी को बोलोगे कि आप बिना किसी रीजन के नॉर्मली उस देश में रह रहे हो. ठीक है. सेकेंड, योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड बी इन दैट कंट्री. इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेटा पैसे से रिलेटेड इंटरेस्ट. अब पैसे से रिलेटेड आपकी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? प्रोडक्शन. सेकेंड वन इज कंजप्शन, देन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो मतलब अगर आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो तो आप उस कंट्री में ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहे हो फॉर मोर देन 1 ईयर. आपको उस कंट्री में रहते हुए 1 या 1 से ज्यादा साल हो गए. ठीक है, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, एंड योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री ओनली. ठीक, तब आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो. लेकिन अब एक बार और ध्यान रखना, इट इज नॉट नेसेसरी यू मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो इस बात को. यू मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. तो मतलब आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं हो, तब भी आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो. ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं फॉरेन में जाके सेटल हो गए, वो सिटीजन वहां के नहीं होंगे, मे बी इंडिया की सिटीजनशिप हो, बट उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंसी मिल गई उनको. ठीक है, अब एक बात और, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल होगी, एम्बेसीज. यू नो कि अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया में एम्बेसी होगी किसी और कंट्री की, है ना? फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो जो इंडियंस पाकिस्तान की एम्बेसी में काम कर रहे होंगे दे आर द इंडियंस. ठीक है, इसके लिए मतलब पाकिस्तान की वो इतनी सी जगह दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना? लेकिन जो इंडियंस वहां काम कर रहे हैं दे विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, देखो अब ये चीज कंप्लीट हो गई. अब इसके साथ रिलेटेड एक चीज और है, फैक्टर इनकम्स, एंड वन इज द
that is transfer income. Now what is this transfer income? Transfer income बेटा वन साइडेड इनकम, एक तरफ से पैसा जाएगा, बदले में नो गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, मान लो एक पर्सन है, वो फॉरेन में रह रहा है, उसने अपनी फैमिली को पैसा भेजा इधर इंडिया में, है ना. व्हाट इज दैट? दैट इज अ ट्रांसफर इनकम. सरकार से पेंशन रिसीव होती है, व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांसफर इनकम. उस पेंशन के बदले हमारी तरफ से कुछ नहीं जा रहा. ठीक है, तो बी वेरी क्लियर, द ट्रांसफर इनकम इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान में रखना. ओके, ट्रांसफर इनकम इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. क्लियर है ये बात? ठीक, तो सिर्फ फैक्टर इनकम है जो आपकी नेशनल इनकम में काउंट होगी. ट्रांसफर इनकम के बदले कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, और जिसके बदले कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, दैट कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए. ओके, तो ये तो हो गई आपकी इस चीज की डेफिनेशन. अब नेक्स्ट थिंग इज, चलो पहले इसको इरेज कर दो. हाँ जी, इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अ डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम. डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट. ठीक है, तो आपको बुक में आप देखोगे, इट इज द डोमेस्टिक इनकम and second one is your national income. What is the difference between the two? वैसे ज्यादातर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको फॉर्मूला ही चाहिए. चलो एक बार मीनिंग भी सुन लो. डोमेस्टिक इनकम, इट इंक्लूड्स द इनकम ऑफ ऑल इंडियन प्लस नॉन इंडियन. तो कंडीशन जरूरी क्या है? दैट पर्सन वेदर ही इज इंडियन और नॉन इंडियन, ही शुड बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो कोई भी इंसान जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ भी कमाई कर रहा है, दैट इंक्लूड्स इन अ डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, तो वो पैसा, वो कमाई हमारे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी. क्लियर? अब प्रॉब्लम, व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी? ठीक है, तो बेटा जी आपकी एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू ये कुछ और चीज है. इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी? इट इज दैट पार्ट इन विच पर्सन्स, कैपिटल and goods can move freely. Freely means without passport, without permission. तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर इंडियंस, उनका पैसा, उनकी गुड्स हो गई, वो खुद हो गई, they can move without any permission, that particular area is included in a domestic territory. ठीक है, अब फिर से एग्जांपल लो किस चीज की? एम्बेसी की. ठीक है, अगर पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, यू कैन गो देयर, आप जा सकते हो विदाउट एनी परमिशन, है ना. लेकिन प्रॉब्लम, अगर इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है, यू कांट गो विदाउट परमिशन, है ना. तो वो एरिया, पाकिस्तान की एम्बेसी का वो एरिया, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, लेकिन जो इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में है, दैट इज एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी. तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो लोग इनकम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन है चाहे वो नहीं है ना, उन सब की इनकम को ऐड करोगे डोमेस्टिक इनकम में, एंड दैट इज इक्वल टू एनडीपी. इसको नोट रखना, एनडीपी एट एफसी. दिस इज द डोमेस्टिक इनकम. नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. अब आ जाओ नेशनल इनकम पे. इसके लिए क्या जरूरी है? दिस इज इनकम अर्न्ड बाय इंडियन. ठीक है, तो वो इंसान का इंडियन होना जरूरी है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दैट डजंट मैटर.
ठीक है, वो इंसान चाहे इंडिया में रहकर कमा रहा है, इंडिया से बाहर रहकर कमा रहा है, बट ही शुड बी इंडियन। अगर वो इंडियन है, वो पैसा कमा रहा है, कहीं भी कमा रहा है, तो उसकी इनकम कहाँ काउंट होगी? हमारी नेशनल इनकम में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। इसमें मेन चीज क्या जरूरी है? दैट पर्सन शुड बी इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो इंडिया है चाहे नॉन इंडियन है। इसमें क्या जरूरी है? पर्सन इंडियन होना चाहिए, कहीं भी हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा दोनों में। अब नेशनल इनकम NNP एट FC, एक बार याद रख लो, ये भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज NDP एट FC, डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, NDP NNP। ओके है काम। अब दोनों की कन्वर्शन डोमेस्टिक को नेशनल के इक्वल कैसे लेके जाएंगे? डोमेस्टिक को नेशनल के इक्वल क्या करें, कैसे करेंगे? देखो, इसमें नॉन इंडियन इंक्लूड है, तो इसमें से नॉन इंडियन को उनकी कमाई को बाहर करना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है? इंडिया जो बाहर रह रहा है उसको इंक्लूड करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपसे जरूर पूछती कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। फ्रॉम अब्रॉड, अब वीडियो को पॉज करके उससे पहले आंसर चाहिए मेरे को। ओके, फ्रॉम अब्रॉड में जो इंडियंस इंडिया के बाहर अपनी इनकम कमा रहे हैं। फैक्टर इनकम याद है ना? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो इंडियंस इंडिया के बाहर, फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कमाई लेके आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम अब्रॉड। टू अब्रॉड, जो इंडिया में नॉन इंडियन कमा रहे हैं, इंडिया में नॉन इंडियन कमा रहे हैं, इंडिया वाले उनको पैसा दे रहे हैं, उनको इनकम दे रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज टू अब्रॉड। समझ आई बात? ठीक है, हमारे इंडियंस जो बाहर से कमाई करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नॉन इंडियंस जो इंडिया में रहकर कमाई कर रही है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब करना क्या है? इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ओके है काम। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे आपस में, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इसके आगे मैंने क्या वर्ड लगाया? नेट। नेट मीन्स फ्रॉम से टू को डिडक्ट करना। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस अब्रॉड इनकम इज इक्वल टू नेशनल। एक बात और सुन लो, अगर किसी न्यूमेरिकल में फ्रॉम की जगह टू गिवन होगा तो प्लस को माइनस कर दोगे। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड होगा। अगर टू अब्रॉड गिवन हुआ, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो इनकम उनको दे रहे हो वो ज्यादा है, टू अब्रॉड ज्यादा है, फ्रॉम अब्रॉड कम है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 700 करोड़ एंड दिस इज 850 करोड़। तो दिया ज्यादा, लिया तो 700 करोड़, दिया 850 करोड़, है ना? तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, कितना आ गया? -150 करोड़। ओके, सो द साइन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन आल्सो बी द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब क्या किया? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इनकम इंक्लूड्स ऑफ ऑल द इंडियन एंड नॉन इंडियन। द मेन कंडीशन दे शुड बी इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इंडिया में रहते हुए जो कमाई की जा रही है, दैट इज अ डोमेस्टिक। देन व्हाट इज द नेशनल इनकम? इन दिस इनकम शुड बी अर्न बाय इंडियन। ठीक है, तो इंसान का इंडियन होना जरूरी है, वो कहीं भी रहकर कमा हो। दैट इज द नेशनल इनकम। दिस इज NDP, दिस इज NNP एट FC। अब कन्वर्शन कर रहे हैं डोमेस्टिक को नेशनल में, तो इसमें क्या कर रहे हैं? अब्रॉड की इनकम को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक प्लस नफिया NFIA इज इक्वल टू नेशनल। ठीक है,
नेट का मतलब फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। ओके, अगर चाहिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक और नेशनल का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज है वो भी सुन लो। डोमेस्टिक इनकम गिवन हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन हो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियो में, प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू किसकी होती है? इनकम के, है ना। तो जितनी हम किसी चीज में वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो फैक्टर इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, सो इसको इनकम बोलो, प्रोडक्ट बोलो, दैट डजंट मैटर। क्लियर है ये चीज? चलो, ये कंसेप्ट करने के बाद अब नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं दैट इज ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट 3। सो लेट्स स्टार्ट नाउ ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट। बेटा एक बात और सुन लो साथ साथ में, ऑलरेडी एक फॉर्मूला हम कर चुके हैं, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। अब ये कर रहे हैं सेकंड फॉर्मूला। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेशनल इनकम का है ना, तो उस चैप्टर में इसकी भी जरूरत पड़ेगी, है ना। सो प्लीज ध्यान से इनको कर लेना। ओके, नाउ बेटा जी ग्रॉस एंड नेट दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई, नेट इन्वेस्टमेंट होगी। अब इसका मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट आप सबको पता है क्या होती है ना। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? दैट इज कैपिटल, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितनी कैपिटल, जितनी मशीनरी हमारे देश में इंक्रीज होती जा रही है उतनी इन्वेस्टमेंट हम करते जा रहे हैं, है ना। तो ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है? अब कोई इंसान मान लो उसके पास ऑलरेडी 2 मशीन्स है, बिजनेस एक्सपैंड हुआ, अब उसको लगा यार 2 तो इनसफिशियंट है, तो मुझे थोड़ी सी मशीनरी और इंक्रीज कर लेनी चाहिए। उसने क्या किया बेटा? ही परचेज्ड 3 मोर मशीनरीज। ठीक है, तो अब टोटल कितनी हो गई उसके पास? ही हैज 5 मशीन्स एट प्रेजेंट। ठीक है, तो जो ये 3 मशीन्स उसकी न्यू आई, दिस इज द नेट एडिशंस। इसने इतनी मशीनरी अपनी बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसमें से एक मशीन इट हैज गॉट डेप्रिसिएटेड। अब डेप्रिसिएट होगी तो मुझे तो चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो उसने इस एक मशीन को क्या किया? उसने रिप्लेस कर दिया, इसको सेल किया, न्यू मशीन परचेज कर ली। तो अब उसके पास टोटल न्यू मशीन्स कितनी आई? 3 + 1 4। अब ध्यान से सुनना, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? दैट इंक्लूड्स 2 थिंग्स, वन इज द डेप्रिसिएशन और यू कैन से रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ग्रॉस में रिप्लेसमेंट का खर्चा भी है प्लस न्यू मशीन्स भी है। ठीक है, एडिशंस लिख देती हूँ मैं, आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें रिप्लेसमेंट भी है और एडिशंस भी है, दैट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट नेट में, अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इज जस्ट द एडिशंस। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, नेट डज नॉट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन और द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ओके। इट डज नॉट, इसमें कंफ्यूजन होगी, इट डज नॉट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मेरी नेट इन्वेस्टमेंट 5 मशीन्स की है, तो मतलब क्या कि मैंने 5 मशीन अपने पास और खरीद ली। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 5 की है, तो आपको पता नहीं चलेगा, मे भी 5 की 5 रिप्लेस की हूँ, है ना। तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का खर्चा भी होता है, नेट एडिशंस भी होता है ना, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स ओनली द एडिशंस। क्लियर? सो नाउ व्हाट द फॉर्मूला बिकम्स? द फॉर्मूला इज, देखो, ग्रॉस, इसमें डेप्रिसिएशन है, ठीक, सो माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। एक बार दोबारा सुन लो, मुझे इसमें इसके बाद कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यार भूल गए, पता नहीं इसमें से माइनस करना था, पता नहीं इसमें से माइनस करना था, ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, तो अपने माइंड में क्लैरिटी, एक पिक्चर बना लो, इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अगर मैंने दोबारा से प्लस कर दिया दैट विल बी डबल काउंटिंग। ठीक है, क्लियर?
तो इसको डेप्रिसिएशन को इसमें से हमने एक्सक्लूड कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस इक्वल टू किसके होगा, नेट की। अब विद एग्जांपल समझ लो, 5 मशीन में टोटल न्यू आई, इनमें से 2 मेरी डेप्रिसिएट हो चुकी थी, है ना। तो मेरे पास नेट एडिशन कितने का हुआ, 3 का। मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं लेके चल रही, वैसे लिख रही हूँ, है ना। तो टोटल मैंने परचेज की 5, 2 पुरानी थी मैंने रिप्लेस की हैं, माइनस कर दी, तो मेरी एडिशंस कितनी की हुई, 3 की। तो नेट एडिशंस इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3 मशीन्स, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज आप ये 2 चीजें कवर करो। डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, ठीक है। एक और फॉर्मूला है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वेट टिल टाइम।